एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने इतनी रिसर्च की है, इतने सारे आंकड़े आते हैं, अभी भी होली काऊ है क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा किसी भी सरकार के लिए, और नीति निर्धारण में उनको फैक्टर ही नहीं किया जा रहा है, जबकि असल समस्या ये नहीं है क्या? अगर बेरोजगारी रहेगी तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज की जो बेरोजगारी की समस्या है, तो अभी आंकड़े जो आए हैं वो पिछले साल के आंकड़े आए हैं। अभी के आंकड़े तो आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जो पिछले साल के आंकड़े हैं उससे पहले के आंकड़े हैं वही काफी डराने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो पूरी तरह से हमारे आंकड़ों में दिखती नहीं है। वजह उसकी ये है कि जो हमारे यहाँ एक सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपका रोजगार छूट जाता है तो ऐसा नहीं कोई आपको भत्ता मिलता हो, जैसे कि उन्नत देशों में होता है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी और जगह पे ऐसा होता है कि अगर आपका रोजगार छूट जाता है तो आपको कुछ भत्ता मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि अभी हम एक सूटेबल काम के लिए इंतजार करेंगे, हम अभी काम नहीं ज्वाइन करेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि कोई भत्ता नहीं है तो आदमी को तुरंत ज्वाइन करना पड़ता है, कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। कहीं न कहीं वो अपना रोजगार ढूंढता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सिर पे बोझा ढूंढता है, बस स्टैंड पे कुछ चना बेच लेगा, कुछ सब्जी बेच लेगा, तो हम उसको मान लेते हैं कि रोजगार उसको मिल गया है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ असल समस्या है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। मतलब कि लोग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा काम मिलता नहीं है। उनके जो अगर 10 घंटे 8 घंटे वो बाजार में खड़े होते हैं तो उनको 1-2 घंटे का ही कुल काम मिलता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, और जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि कृषि में, कि वो अपना खुरपी लेकर कुछ खुदाई करता रहेगा, कुछ करता रहे, लेकिन उससे जो प्रोडक्शन है जो कृषि का, उसमें उत्पादन में असर नहीं होता है। तो इसलिए ये जो आंकड़े हैं कि जो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी है पिछले साल और उससे पहले साल, और पैंडेमिक के पहले 45 साल की सबसे ऊंची लेवल पे पहुंच गई थी। तो ये दिखा रहा है कि अभी समस्या बहुत गहरी है, और इसकी वजह से यूथ जो है हमारा, खासकर यूथ में ज्यादा ये बेरोजगारी है, तो हताशा और निराशा बहुत है जो हमें दिख रही है। जैसे कि अभी जो कुछ राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, क्योंकि रेलवे के इम्तिहान जो 2019 में अनाउंस हुए थे उनके रिजल्ट आए, तो उन लोगों को लगा कि वो शायद वहां पे भी उनको काम नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। तो इसलिए ये सब दिखा रहा है कि जो हमारा यूथ है उसमें हताशा निराशा बहुत ज्यादा है, तो काम मिल नहीं रहा है। और इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई है बात कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अब उन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, तो फिर वो बेरोजगारी के आंकड़ों में आते ही नहीं है। तो जिसको कहा जाता है कि अगर आप उपलब्ध हैं काम के लिए या नहीं है, तो वो उपलब्ध ही नहीं है काम के लिए। तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, इससे हमारे उत्पादन पे असर पड़ता है, क्योंकि जितने लोग जब प्रोडक्टिव काम करेंगे उतना हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उतनी हमारी तरक्की होगी, है ना, उतना हमारी जो जीडीपी में तरक्की होगी, उतना घर में जो होगा। और इस समय जबकि महंगाई इतनी तेज है, तो महंगाई के चलते हुए अगर रोजगार नहीं है तो आपके ऊपर तो एक दोहरी मार है। एक तरफ के महंगाई का डाका आपकी जेब पर पड़ रहा है, दूसरी तरफ आपकी आमदनी कम है या आमदनी है ही नहीं। तो कुल मिला के एक क्राइसिस का माहौल इससे पैदा होता है। तो हालांकि सरकार इस समय 5 किलो राशन और ये सब कुछ दे रही है, उससे कुछ असर पड़ता है कि उतनी हालत खराब नहीं होती जितना कि अगर वो भी ना होता। पर ये कह सकते हैं हम कि पहले तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उससे आमदनी हो, फिर वो अपना खर्च करें तो ज्यादा बेहतर है, बनस्पत इसके कि वो उनको रोजगार ही ना मिले, वो हताश हो जाएं, और फिर उनको कुछ थोड़ा सा, जिसको पैलिएटिव अंग्रेजी में बोलते हैं, कि कुछ उनको पैलिएटिव जैसा दे दिया जाए। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, वो गंभीरता है, वो चिंता क्या आपको दिखाई देती है राजनीतिक जमात में? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी राजनीतिक जमात है या राजनीति जिसको हम कहें एक वाइडर टर्म में, तो उसको पता है कि कैसे जो असली मुद्दे हैं उनको दबा दिया जाता है। असली मुद्दों को इलेक्शन में सामने आने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो इलेक्शन होता है उसमें वोट आदमी सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं करता है, वो तरह तरह की चीजों को देखता है, किस चीज को उस समय क्या चीज उसको आकर्षित कर रही है।
तो जैसे कि सोशल इश्यूज हैं वो कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो हमारे यहाँ गरीबी तो बहुत पुरानी है, तो गरीबी सहता चला आया है, तो उसको अगर हमको बरगलाना है, उसको उसका अटेंशन डाइवर्ट करना है तो इस तरह कर दिया। दूसरा हम अटेंशन डाइवर्ट करते हैं कि आजकल ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया, हर एक के हाथ में एक मोबाइल फोन है, बच्चे घंटों घंटों उस पर समय लगा देते हैं, उसी को देखते रहते हैं। तो जो मैं कई बार कहा है पिछले 15 साल में, 20 साल में कि कंज्यूमरिज्म इज द न्यू ओपियम ऑफ द मासेस। मतलब उनको कंज्यूमरिज्म में फंसा दिया जाए कि भाई अब आपको ये नया आईफोन आ गया है, अब आपके पास ये नई चीज आ गई है, अब ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। तो लोगों को बहकावे में रखा जाता है इस तरह से कि सोशल और पॉलिटिकल जो तरीके होते हैं। तो फिर वो बेरोजगारी हुई या महंगाई हुई, इनकी तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है जब वो इलेक्शन होता है। तो हमारे जो राजनीतिक जो राजनेता हैं वो लोगों को बहकावे में डाल देते हैं, और ऑपोजिशन बहुत कमजोर है, तो जो सत्ता पक्ष है वो तो बहकावे में करता है, और जो हमारे जो विपक्ष है वो उन मुद्दों को उस ढंग से उठा नहीं पाता है जिस ढंग से पहले 70 और 80 के दशक में उठाया जाता था। तो दोनों तरफ से जो आम जनता है उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, यूक्रेन और रूस के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इसको देखने के लिए हमें शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। अभी तो तुरंत दाम बढ़ रहे हैं ग्लोबली, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो गई है जगह जगह। जो कच्चे तेल है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं आज से 1-1.5 महीने के पहले के कंपैरिजन में। तो उसका असर होगा कि हमारे यहाँ एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम 85% इंपोर्ट करते हैं। फिर जो खाने पीने का तेल है, कि जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में आता था, तो वो जो हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजर वहां से आता था, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे। तो डीजल और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे तो मीडियम टर्म में हमारा जो कृषि में उत्पादन है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर उससे जो दाम बढ़ने लगेंगे मीडियम टर्म में। फिर जैसे कि सप्लाई बॉटलनेक होता है, तो ऑलरेडी सप्लाई बॉटलनेक के चलते हुए दाम बढ़ रहे थे कि ग्लोबली मेटल्स के दाम है ना, और बाकी जैसे चिप्स हैं, चिप्स के दाम सब बढ़ रहे थे। अब जो चिप्स में कुछ खास चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे पैलेडियम है, नियॉन है, वो तो जो रूस से और यूक्रेन से आता था, तो उसमें शॉर्टेज होगी तो इसकी शॉर्टेज और बढ़ जाएगी। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, हमारी कारें हैं, उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये कई तरह से दाम बढ़ेंगे। फिर अभी जैसे हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमें कच्चे तेल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उस तरह फिर सोना भी आ रहा है, सोने के भी दाम बढ़ गए हैं। तो जैसे 2012-13 में देखा गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जब दुनिया में जब मंदी होती है तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता है लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बिगड़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, जब रुपया कमजोर होगा तो जो भी चीज आप बाहर से मंगवाएंगे उसमें फिर आपका जब दाम बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन कई तरह से मार करेगा, कुछ शॉर्ट टर्म में करेगा, मिडियम टर्म में करेगा। लॉन्ग टर्म में अब ये डिपेंड करता है कि युद्ध और ये सैंक्शन कितने दिन चलते हैं। और मुझे मेरा ये मानना है, मैंने कई बार लेख लिखा है पिछले 20-25 दिनों में, एक तरह से शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। एक तरफ चीन और रूस होगा, दूसरी तरफ जो अमीर देश हैं वो होंगे। तो शीत युद्ध में भी कई तरह की परेशानियां आएंगी भारत को, क्योंकि जब अपना डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है रूस से, तो इसलिए वो रूस का साथ छोड़ नहीं सकता। और अब पिछले 15 साल से वो यूएस से और फ्रांस से इक्विपमेंट ले रहा है, तो उनका भी साथ नहीं छोड़ सकता है। तो दोनों तरफ से भारत एक तरह से फंस गया है। और सैंक्शन जब लगेंगे तो किस चीज पे सैंक्शन लगेंगे, क्या होगा, ये निर्भर करेगा कि सैंक्शन कितने दिन चलते हैं, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा। तो अभी उसके बारे में हम पूरी तरह से बता नहीं सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, ग्रोथ पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, रोजगार पे पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि बढ़ती बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार को किस प्रकार कदम उठाने की जरूरत है, इसको लेकर आपकी तरफ से 4 महत्वपूर्ण सुझाव क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तुरंत हमको एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार की जो नीतियां हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज पे निर्भर करती हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज तो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में असर डालती हैं, लेकिन तुरंत हमें रोजगार पैदा करना है, नहीं तो सप्लाई साइड नीतियां भी कामयाब नहीं होंगी। जैसे कि हमने देखा 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काट दिया गया काफी बड़ी मात्रा में,
अब जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट काटा गया था तो सोचा था कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ा देगा, लेकिन जब डिमांड कम है तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट ना बढ़ा के वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उससे अपना जो ऋण था उसको उन्होंने खत्म किया, अपनी बैलेंस शीट को सुधारा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। और इसीलिए जब पैंडेमिक के पहले ही हमारा रेट ऑफ ग्रोथ गिर गया था और क्वार्टर जो था जब पैंडेमिक के पहले का उसमें 3.1% की ग्रोथ हुई थी। तो ये इसलिए रोजगार पैदा करना और गरीब के हाथ में पैसा देना इस समय सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जहाँ पे ये सरकार बार बार उसको काट के 73,000 करोड़ रुपए कर देती है। अपने बजट एस्टिमेट में कम से कम उसको 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। फिर उसी तरह रोजगार शहरी इलाकों में भी परेशानी है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इम्तिहान की वजह से लोगों ने जो है काफी दंगे फसाद किए रेलवे बोर्ड के इम्तिहान की वजह से, तो यहाँ पे भी रोजगार पैदा करना जरूरी है। तो जैसे कि एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एक अर्बन गारंटी स्कीम चलानी चाहिए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर में, क्योंकि वो आजकल बहुत मैकेनाइज्ड हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बुलडोजर बड़ी बड़ी क्रेन से काम होता है, रोजगार कम होता है वहाँ पे। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ज्यादा रोजगार पैदा होगा। तो डिसेंट्रलाइज वे में ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ये बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो सरकार इस समय कर रही है। फिर उसी तरह जो जीएसटी है, जीएसटी की वजह से हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जीएसटी को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। जीएसटी को अगर आप लास्ट पॉइंट टैक्स बना देंगे तो टैक्स में कमी भी नहीं आएगी और जो परेशानी है असंगठित क्षेत्र की वो खत्म हो जाएगी। फिर हमारा जो माइक्रो सेक्टर है जो एमएसएमई में 97.5% का एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट तो वहीं पे हमारे जब एमएसएमई सेक्टर का, उसके लिए क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास क्रेडिट बहुत कम रहता है। उसको आने पौने दाम पे इधर उधर बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे अपना बोरो करना पड़ता है। वहां पे जब उनके पास क्रेडिट जाएगा तो उनका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रोजगार की तरफ ध्यान देने के लिए एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो सेक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और जो अर्बन सेक्टर में भी इसी तरह का एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जरूरत है और जीएसटी में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। जी, प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।